जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी पर। मैं राहुल शर्मा करंट अफेयर्स की एक और महत्वपूर्ण क्लास जनवरी मंथ की पार्ट बी आपके सामने लेकर एक बार फिर हाजिर हुए हूं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, अगर बच गए मैं तो फिर जला क्या है, मेहनत से यहाँ सब कुछ मिलता है, इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है, इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। तो प्यारे दोस्तों, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, अपनी लगन पर विश्वास रखो। हाथों की लकीरों में कुछ नहीं रखा है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक हमारे हाथों की लकीर कुछ नहीं कर सकती। आप जितनी अच्छी मेहनत करोगे उतनी अच्छी कामयाबी हासिल करोगे। तो साथियों, जनवरी मंथ की पार्ट बी आज हम शुरू करते हैं। इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जनवरी मंथ के, उनके साथ एक बार फिर क्लास बी स्टार्ट करते हैं। आइए, केंद्र सरकार ने किस भाषा को 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का ऐलान किया है? केंद्र सरकार ने 9वीं शास्त्रीय भाषा को दर्जा दिया है। तो ये कौन सी भाषा को दिया है? तो साथियों, ऑप्शन ए है अंग्रेजी, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है भोजपुरी, ऑप्शन डी है फारसी। ऑप्शन डी है फारसी। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी फारसी। ऑप्शन डी फारसी। नई शिक्षा नीति के तहत नई शिक्षा नई शिक्षा नीति के तहत नई शिक्षा नीति के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई शिक्षा नीति के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने फारसी को 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया है। 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो शिक्षा मंत्रालय ने कितनी उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने कितनी उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है? तो साथियों, ऑप्शन ए है 20 वर्ष से कम, ऑप्शन बी है 18 वर्ष से कम, ऑप्शन सी है 16 वर्ष से कम, ऑप्शन डी है 14 वर्ष से कम। 14 वर्ष से कम। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 16 वर्ष से कम। 16 वर्ष से कम। तो शिक्षा मंत्रालय की एक नई पहल सामने आई है। शिक्षा मंत्रालय ने 16 वर्ष से कम किसी भी छात्र को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए वर्जित माना है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, आए दिन अनेकों घटनाएं आप देख रहे हो कोचिंग सेंटरों में होती रहती हैं, जिनके चलते शिक्षा मंत्रालय ने ये फैसला दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटरों पर लगाम लगाने के लिए, उन्हें रोकने के लिए ये पहल शुरू करी है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम बताइए। अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए है आपके सामने महर्षि दुर्वासा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी है भगवान राम एयरपोर्ट, ऑप्शन जो डी है वो है माता जानकी एयरपोर्ट। तो साथियों, जैसा आप सभी को पता है, अयोध्या में इस साल राम मंदिर के निर्माण का जो कार्य है वो शुरू हुआ है। तो वहीं पर अयोध्या एयरपोर्ट की भी स्थापना हुई है, जिसका पहले जो नाम था वो था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या। जो इसकी जब शुरुआत हुई थी तब इस एयरपोर्ट का जो नाम रखा गया था वो था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन अभी हाल ही में राज्य सरकार ने इस नाम को बदलने का ऐलान किया है और एक प्रस्ताव पारित किया है। तो उसमें जो नया नाम निकल के आया है वो आया है ऑप्शन बी, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो नया नाम है साथियों वो ये है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। साथियों, अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राज्य सरकार ने एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोगों को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है।
तो साथियों ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन जो डी है वो है तमिलनाडु, ऑप्शन जो डी है वो है तमिलनाडु। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी केरल। केरल केरल औषधि विभाग, औषधि विभाग, केरल का जो औषधि विभाग है उसने एक जो अमृत 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 ऑपरेशन अमृत जो शुरू किया है, उसका जो मेन कारण है एंटीबायोटिक्स की रोकथाम के लिए बिना डॉक्टर के पर्चा के आप किसी भी मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक नहीं खरीद सकते। ये पहल जो है वो केरल सरकार ने की है और केरल सरकार के औद्योगिक विकास औषधि विभाग की तरफ से ये एक अनोखी पहल की गई है। एंटीबायोटिक रोकथाम, उस पर दवाइयों का जो अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी रोकथाम के लिए मेडिकलों को ये भी सलाह दी गई है कि आप जो भी एंटीबायोटिक सेल करें वो डॉक्टर की सलाह पर करें, अन्यथा नहीं करें। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, फ्रांस के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो है मैक्रो के साथ किस शहर में हवा महल में चाय पीने के बाद यूपीआई के जरिए पेमेंट, यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए ये मोदी ने पहल की है, वो है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ। तो वो कहाँ पे की है? ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है जयपुर, ऑप्शन डी है जयपुर। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जयपुर, जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान। तो ये प्यारे साथियों अगर बात करें हवा महल कहाँ पे पड़ता है, हवा महल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हवा महल कहाँ पे है? ये भी जयपुर, जयपुर में स्थित है, जयपुर में स्थित है हवा महल, जयपुर में भी स्थित है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सी स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सी स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? ऑप्शन ए है आपके सामने कारद, ऑप्शन बी है गाड़े, ऑप्शन सी है उग्रम, ऑप्शन जो डी है वो है रुद्रम, ऑप्शन सी उग्रम, ऑप्शन डी रुद्रम। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी उग्रम, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। डीआरडीओ ने ये लॉन्च किया है, डीआरडीओ ने इसकी डीआरडीओ ने इसे बनाया है। बात करें उग्रम की तो प्यारे साथियों 500 मीटर इसकी जो रेंज है, 500 मीटर इसकी रेंज है। और बात करें इसका जो वेट है वो 4 किलो से भी कम है, 4 केजी से भी कम, 4 केजी से भी कम है। और इसकी एक और बात करें वो है 20 राउंड, 20 राउंड मैगजीन एक साथ फायर कर सकती है, 20 राउंड मैगजीन ये एक साथ फायर कर सकती है। उग्रम ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेंशन जो डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए किया है। उग्रम 500 मीटर इसकी रेंज है। बात करें 4 किलो से भी कम इसका वेट है और 20 राउंड मैगजीन ये एक साथ फायर कर सकती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। किस राज्य ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जनवरी 2024 में आयोजित किया? ऊंट उत्सव 2024 जनवरी में आयोजित किस राज्य ने किया? तो साथियों इसका जो ऑप्शन है वो है गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड, ऑप्शन जो डी है वो है उत्तराखंड। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी राजस्थान में ऊंट महोत्सव। राजस्थान में कहाँ पर होता है ऊंट महोत्सव? राजस्थान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो ऑप्शन ए मानसिंह, ऑप्शन बी है विनोद कुमार, ऑप्शन सी है राकेश राठौर, ऑप्शन जो डी है वो है विवेक कुमार, ऑप्शन जो डी है वो है विवेक कुमार। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मानसिंह। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो बात करें मानसिक की, तो प्यारे साथियों इस एशियाई मैराथन का आयोजन चीन के हांगकांग शहर में हुआ। इनके हांगकांग में हुआ, चीन के हांगकांग में हुआ। इसका जो आयोजन है वो चीन के हांगकांग में हुआ। बात करें भारत ने इसमें 73 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीता है 73 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। बात करें मानसिंह की, तो प्यारे साथियों 73 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने। यह दौड़ मानसिंह ने यह मैराथन मानसिंह ने यह मैराथन 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकेंड 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकेंड में जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकेंड में प्रथम स्थान प्राप्त करके गोल्ड मेडल जीता है। चीन में ये आयोजित की गई। और बात करें मानसिंह की, भारतीय सेना में जवान है। वर्तमान में ये मानसिंह जो है वो भारतीय सेना में कार्यरत है। भारतीय सेना इंडियन आर्मी में ये जवान है। तो प्यारे साथियों एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 की हम बात कर रहे थे। इसमें जो गोल्ड मेडल है वो मानसिंह ने जिताया है। मानसिंह एशियाई मैराथन का जो आयोजन है वो चीन के कहां पर हुआ है? चीन के हांगकांग में आयोजित हुआ है। चीन के हांगकांग में आयोजित हुआ है। और 73 साल बाद ऐसा हुआ है कि भारत ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। बात करें मानसिंह ने यह मैराथन 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकेंड में कंप्लीट की। ये जो मैराथन है 2 घंटे 14 मिनट 19 सेकंड में कंप्लीट किया। और भारतीय सेना में इनकी बात करें मानसिंह की, तो वर्तमान में इंडियन आर्मी में ये तैनात है। बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने भारत के किस पड़ोसी देश को क्रिकेट बोर्ड पर लगाम प्रतिबंध हटा दिया है। मतलब किस क्रिकेट बोर्ड पर जो है प्रतिबंध लग चुका था उसे आईसीसी ने हटा दिया है। तो आपके सामने ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन जो डी है वो है नेपाल। ऑप्शन जो डी है वो नेपाल। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। ऑप्शन सी श्रीलंका। ऑप्शन सी श्रीलंका। 2023 की बात करें, 2023 में श्रीलंका सरकार ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड पर प्रतिबंध लगा दिया। प्यारे साथियों 2023 का जो वर्ल्ड कप था वो हमारे भारत में आयोजित किया जा रहा था। तो श्रीलंका का बेहद ही खराब परफॉर्मेंस के कारण वहां की सरकार ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके चलते 2024 में आईसीसी ने इस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, वापस से हटा दिया है और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की बहाली कर दी है। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? छठे खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो साथियों ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों वो होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु।
बात करें इसकी, जनवरी माह में आयोजन, जनवरी माह में आयोजन किया गया। इस मैराथन का, इसको खेलो इंडिया यूथ गेम का, छठी जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसका जो आयोजन है वो जनवरी माह में आयोजित किया गया। 5600 से ज्यादा 5600 से ज्यादा 5600 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो साथियों, इसके जो छठे यूथ गेम से थे, छठा संस्करण, छठा संस्करण था ये जो तमिलनाडु में आयोजित किया गया। 5600 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। और इसमें जो प्रथम स्थान है, इसमें जो प्रथम स्थान है वो प्राप्त किया है, वो किया है महाराष्ट्र। प्रथम स्थान महाराष्ट्र ने किया है। दूसरे की बात करें तमिलनाडु, और बात करें तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया है प्यारे साथियों, तीसरा स्थान जो प्राप्त किया है वो क्या है, हरियाणा। तीसरा जो स्थान प्राप्त किया है वो हरियाणा। तो प्यारे साथियों, छठा संस्करण जो खेलो इंडिया का जो आयोजन हुआ है वो तमिलनाडु में हुआ है। छठा इसका जो संस्करण है ये जनवरी माह में इसका आयोजन किया गया है। 5600 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। प्रथम स्थान पर जो रहा है वो महाराष्ट्र रहा है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है और तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा है। बात करें प्यारे साथियों, विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर नंबर 1 भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारतीय नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो साथियों, ऑप्शन ए है आदित्य एस सामंत, ऑप्शन बी है आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन जो सी है वो है विप्लव प्रणीत, ऑप्शन जो डी है वो है विघ्नेश एनआर। तो साथियों, इसमें जो प्रथम जो विश्वनाथ आनंद भारत के नंबर 1 चेस खिलाड़ी हैं। इनको जो शतरंज खिलाड़ी हैं, इनको जो पछाड़कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो किया है आर प्रज्ञानंदा। इनकी जो एज है वो है 19 साल। सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी जो नंबर 1 बने हैं वो है आर प्रज्ञानंदा। 19 वर्ष के मात्र खिलाड़ी हैं और भारत के सबसे नंबर 1 खिलाड़ी बनने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ है। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 में विजेता कौन रहा है विजेता? 2023 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिए गए, तो उसमें जो विजेता रहे हैं वो कौन रहे हैं? ऑप्शन है आपके सामने, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, ऑप्शन बी है सात्विक राय संगराज रेड्डी, ऑप्शन सी है शरद कमल अचंता, ऑप्शन जो डी है वो है ए और बी। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए और बी। चिराग शेट्टी और है रिंकी रेड्डी। ये दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। प्यारे साथियों, 2023 में इनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा और इन्हें भारत सरकार ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये दोनों ही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये दोनों कौन से खेल खेलते हैं, किस खेल से आते हैं? तो प्यारे साथी, ये दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो किन खिलाड़ियों को ध्यानचंद
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से नवाजा गया। तो ऑप्शन ए है मंजूषा कंवर, ऑप्शन बी है विनीत कुमार शर्मा, ऑप्शन सी है अश्वनी अंकुजी सी धर्मवीर सिंह, ऑप्शन जो डी है ए और बी, ऑप्शन डी है ए और बी। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन ए में 2 खिलाड़ी हैं, मंजू कंवर और कविता सेल्वराज, ऑप्शन बी में है विनीत कुमार शर्मा। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ए और बी, ए और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो बात करें प्यारे साथियों, विनीत कुमार शर्मा ये हॉकी प्लेयर हैं, ये हॉकी खिलाड़ी हैं। बात करें मंजुमा कंवर की, मंजुमा कंवर ये है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और बात करें कविता सेल्वराज की, ये कबड्डी खिलाड़ी हैं। ये तीनों अलग अलग फील्ड से आते हैं। विनीत कुमार शर्मा जो हॉकी प्लेयर हैं, बात करें मंजुमा कंवर ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, कविता सेल्वराज ये कबड्डी खिलाड़ी है, ये कबड्डी खिलाड़ी है। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 मिला? 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, 26 खिलाड़ियों को, 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, चांद पर सॉफ्ट स्पेसक्राफ्ट की सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश कौन बना है? 5वां देश कौन बना है? चांद की सतह पर पहुंचने वाले सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला स्पेसक्राफ्ट कौन बना है, कौन सा देश बना है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है जापान। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जापान। सॉफ्ट लैंडिंग तो इन्होंने करा ली है चांद पर, लेकिन इनका जो है वो है सौर ऊर्जा नहीं ले पा रहा था, जिसकी वजह से इनका स्पेसक्राफ्ट जो है वहीं तक खराब हो गया, वहां पे पहुंचने के बाद खराब हो गया। वहां पे पहुंच तो गया है लेकिन वहां पे वर्क नहीं कर रहा है। तो 5वां देश तो बन गया है, लेकिन वहां पे जो इन्हें खोज करनी थी वो अभी भी नहीं कर सके हैं। बात करें स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है? L1 का उद्देश्य क्या है? L1 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है चंद्रमा की स्टडी, ऑप्शन बी सूर्य की स्टडी, ऑप्शन सी मंगल की स्टडी, ऑप्शन डी है शनि की स्टडी। तो प्यारे साथियों, आपको पता ही होगा L1 किसकी स्टडी कर रहा है? L1 की स्टडी किसकी कर रहा है? तो L1 जो स्टडी कर रहा है वो सूर्य की स्टडी के लिए। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाएगा L1 किस ग्रह की स्टडी कर रहा है, तो किस चीज की स्टडी कर रहा है? वो सूर्य की स्टडी करने के लिए L1 भारत ने लॉन्च किया है। बात करें इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 की जो लॉन्च किया है वो किस रॉकेट से, कौन से रॉकेट का क्या नाम है जिससे L1 लॉन्च किया गया है? PSLV C57, LVM-3 M4, LVM-2, PSLV S222। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पोर्टर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 57 C57 रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया। सूर्य की स्टडी करने के लिए L1 लॉन्च किया गया है। जो व्हीकल है जिससे लॉन्च किया गया है वो है PSLV C57। आपके सामने क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है और किस जगह स्थित है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, नरेंद्र सिंह मोदी ने किया? ऑप्शन ए है नमो सवेरी नहवा सेवा सेतु अहमदाबाद, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी सवेरी नहवा सेवा अटल सेतु मुंबई,
ऑप्शन सी है भारत माता सेतु मुंबई, ऑप्शन जो डी है हार्बर सेतु कोलकाता, हार्बर सेतु कोलकाता। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी सेवेरी नहवा सेवा अटल सेतु, नहवा सेवा अटल सेतु, और ये मुंबई में है। इसकी कुल लंबाई वो है 21.8 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर। कई नई तकनीकियों का इसमें इस्तेमाल किया गया है और ये भारत का समुद्र पर बना हुआ सबसे लंबा पुल जो बना है ये मुंबई में बना है और इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर। बात करें पहले भारतीय का नाम बताइए जो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं, पहले भारतीय का नाम बताइए जो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इंदिरामणि पांडे। इंदिरामणि पांडे पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक में महासचिव बने हैं। बात करें वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? ब्रिक्स की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो प्यारे साथियों ब्रिक्स में पहले ये 5 देश थे, ब्राजील, इंडिया, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, इंडिया, रूस, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, इंडिया, रूस, चीन और 5वें नंबर पर दक्षिण अफ्रीका। प्यारे साथियों पहले ब्रिक्स में ये 5 देश आते थे, ब्रिक्स का मतलब ही 5 देशों से था, ये एक समूह है। तो ब्रिक्स में ये 5 देश थे, ब्राजील, इंडिया, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका। लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? अब इनकी जो संख्या बढ़कर हुई है प्यारे साथियों, इसमें 5 अन्य देश और जोड़ गए हैं और इनकी संख्या बढ़कर हो गई है 10। इनकी संख्या हो गई है 10। इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी राइट आंसर। बात करें ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देशों के नाम बताइए। जो 5 नए देश जुड़े हैं ब्रिक्स में उनके नाम क्या है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 5 जो नए देश जुड़े हैं मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। तो मैंने आपको बताया है अभी ब्रिक्स में जो पहला है ब्राजील बताया आपको मैंने, दूसरा इंडिया बताया है, तीसरा बताया मैंने आपको चाइना, रूस बताया है, चौथा चाइना बताया है और 5वां साउथ अफ्रीका बताया है। अब इन 500 से जो 6ठे नंबर पे आ रहा है, 6ठे नंबर पे मिस्र है, 7वें पे इथियोपिया है, 8वें पे ईरान, 6 नंबर पर मिस्र, 7 नंबर पर इथियोपिया, 8वें नंबर पर ईरान, 9वें नंबर पर सऊदी अरब और 10वें नंबर पर यूएई, 10वें नंबर पर यूएई। प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिक्स में सहमति मिलने के बावजूद किस देश ने इसका सदस्य बनने से मना कर दिया? किस देश ने ब्रिक्स में उसको सहमति मिल गई थी कि आप हमारे समूह को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। तो ऑप्शन है आपके सामने, ए अर्जेंटीना, बी पाकिस्तान, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने ब्रिक्स समूह को ज्वाइन करने से मना कर दिया है, ब्रिक्स संगठन को ज्वाइन करने से मना कर दिया। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा गया है कि अर्जेंटीना में इस बात को लेकर चुनाव हुए थे और चुनावों में लोगों की राय ली गई थी, अर्जेंटीना सरकार ने लोगों की राय ली थी और वहाँ पर सभी ज़्यादातर जो नेगेटिविटी आई थी, जो नकारात्मक जो बोला गया था कि हम ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं बनेंगे अर्जेंटीना सरकार। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन सा बना है? पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला दुनिया का तीसरे नंबर का देश कौन सा बना है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन है आपके सामने, ए फ्रांस, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इजराइल।
इसका राइट आंसर है ईरान। ईरान ईरान तीसरे नंबर का देश बना है। पहले नंबर पे कौन बना था? अमेरिका। अमेरिका। दूसरे नंबर पर भारत। तीसरे नंबर पर ईरान। ईरान ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके तीसरे नंबर। बात करें ईरान ने पाकिस्तान पर जो तीसरा जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, उसमें आतंकी संगठन के किन ठिकानों पर जनवरी 2024 में बम बरसाए? जनवरी 2024 में बम बरसाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जैश अल अदल। जैश अल अदल। ये एक पाकिस्तानी संगठन है जो आतंक फैला रहा है ईरान में। ईरान ने उस पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की और जैश अल अदल के ठिकानों पर बमबारी की। जैश अल अदल के ठिकानों पर बमबारी की। बात करें चीन, जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष 2023 में गिरावट हुई। कुल आबादी बताइए, कुल आबादी। प्यारे साथियों, चीन में लगातार, चीन दुनिया का सबसे पहले 2011 की जनगणना के अनुसार चीन पहले नंबर पर था जनसंख्या के मामलों में, लेकिन अब लगातार चीन की जनसंख्या में लगातार गिरावट हो रही है और अब जो घटकर है वो जनसंख्या की कुल आबादी है वर्तमान में, तो कुल आबादी बताई गई है वो 1.4 अरब 1.4 अरब ये बताई गई है चीन की। बात करें किस भारत की पहली महिला टेस्ट एम्पायर कौन बनी है? भारत की पहली महिला टेस्ट एम्पायर कौन बनी है? तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो वृंदा घनश्याम राठी। वृंदा घनश्याम राठी भारत की पहली जो इन्हें टेस्ट एम्पायर का सौभाग्य बनने का प्राप्त हुआ है वो है भारत की पहली वृंदा घनश्याम राठी। नवी मुंबई में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच में डेब्यू किया और भारतीय महिला क्रिकेट में पहली बार महिला एम्पायर बनी। महिला क्रिकेट में पहली बार महिला एम्पायर बनी। तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पहली भारतीय महिला एम्पायर कौन है, पहली भारतीय महिला एम्पायर कौन बनी है? तो आप वृंदा घनश्याम राठी के साथ जा सकते हैं और ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात करें समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? मैंने अभी आपको बताया है कि समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया है, तो वो क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने, भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। मुंबई से जोड़ने वाला यह ब्रिज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सेतु रखा गया है। अटल सेतु की कुल लंबाई जो है वो है 21.8 किलोमीटर। 21.8 किलोमीटर इसकी जो लंबाई बताई गई है वो है 21.8 किलोमीटर। इसका जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए जो 2 से 3 घंटे की दूरी थी वो अब घटकर मात्र 20 से 25 मिनट की रह गई है। 20 से 25 मिनट की ये दूरी रह गई है। जो 2 घंटे में हम दूरी कवर करते थे मुंबई से नवी मुंबई तक, वो अब मात्र घटकर 20 से 25 मिनट रह गई है इस पुल को बनने के बाद। बात करें प्यारे दोस्तों, प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब बनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष बनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। तो ऑप्शन है आपके सामने 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी। तो प्यारे साथियों, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस बनाया जाता है। इन्होंने, ये जो महान व्यक्ति है, इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की। ब्रेल लिपि की खोज की और 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आखिर क्या जरूरत पड़ी ब्रेल लिपि की खोज करने की? तो प्यारे साथियों, अंधे जो व्यक्ति होते हैं उनको पढ़ने
और लिखने, पढ़ने और लिखने के बारे में सटीक जानकारी इसी लिपि से होती है, वो इसी लिपि से पढ़ लिख सकते हैं, इसलिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता पड़ी। और ब्रेल, ये जो ब्रेल वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की है। बात करें 4 जनवरी को, 4 जनवरी को मैंने अभी आपको बताया प्यारे साथियों कौन सा दिवस बनता है। तो 4 जनवरी की बात करें हम, बनना है लुईस ब्रेल दिवस, लुईस ब्रेल दिवस, लुईस ब्रेल दिवस। 9 जनवरी की बात करें, 9 जनवरी को कौन सा दिवस बनता है, तो भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे, अफ्रीका से भारत लौटे। तो प्यारे साथियों उसी दिन से 9 जनवरी को विश्व ये प्रवासी दिवस बनता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो उन्हीं की याद में उसी दिन से 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस बनाया जाता है। बात करें 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। तो प्यारे दोस्तों संयुक्त महासभा में 10 जनवरी 1949 को हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ, पहली बार संयुक्त राष्ट्रीय महासभा या संयुक्त महासभा में हिंदी भाषा का पहली बार प्रयोग हुआ 10 जनवरी 1949 में। और प्यारे साथियों उस 2006 में मनमोहन पीएम, उस समय वर्तमान में जो प्रधानमंत्री थे, पीएम ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बनाया। 2006 से निरंतर विश्व हिंदी दिवस बनता आ रहा है। तो 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने 10 जनवरी से बनाने की इसकी शुरुआत की। बात करें 12 जनवरी की, तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद। बात करें 15 जनवरी की, तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में बनता है। और बात करें 25 जनवरी की, तो 25 जनवरी जो है भारतीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है इस दिन। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो कि भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये है आपका 25 जनवरी को बनाया जाता है। बात करें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस और सीमा शुल्क उत्पाद दिवस मनाया जाता है एवं उत्पाद दिवस मनाया जाता है। बात करें 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस, कुष्ठ निवारक दिवस, 2 दिवस मनाए जाते हैं। शहीद दिवस जो है वो बनाया जाता है महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी। उसी के उपलक्ष्य में भारत में 30 जनवरी से शहीद दिवस के रूप में बनाया जाता है। और बात करें तो एक अन्य दिवस भी है, कुष्ठ निवारक दिवस बनाया जाता है 30 जनवरी को। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर की क्लास। आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।